सो टेस्ट टू, किस किस क्वेश्चन में ज्यादा तकलीफ हुई? हम्म। हम्म। अच्छा ठीक है, वो कोई इशू नहीं। सो देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म। अगेन दिस इज अ पीवाईक्यू। ठीक है ना? सो यहाँ पे यू पीपल आर जस्ट गेटिंग बॉदर्ड क्योंकि यू पीपल थिंक कि दिस इज सम न्यू टर्म स्टेट सोशलिज्म। ये कुछ भी नहीं है। व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट इज प्रीटी मच सिंपल। व्हाट डज सोशलिज्म से? Socialism does not talk about end of private property. Communism talks about that. ये क्लियर रहो अपने दिमाग में। ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है ना, ये पूरा कंसेप्ट आपका हिला के रख देता है। हाँ, कम्युनिज्म मार्क्सिज्म इससे, इसीलिए उसे कभी मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है ना? यस, कम्युनिज्म इज अ वेराइटी ऑफ सोशलिज्म, बिकॉज इन सोशलिज्म वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस strands. So communism is one of them. Basically socialism's main focus is on ensuring equality. Okay, that is its main focus, right? It does not focus that much on ownership of private property, that much. Again, it does not talk about absolute property, etc., etc. Now in add that with state. What role can state play with respect to socialism? And that is state socialism. Whatever socialist goal you are trying to achieve, bring in the role of state in that, and that is what Ambedkar's goal was. क्योंकि देखो, जब आप अंबेडकर की बात कर रहे हो, व्हाट वाज अंबेडकर्स मेन फोकस? दैट इन इंडिया देयर इज सो मच कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज सो मच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट ही हैड सेड, that unless you focus on social and economic equality, this political equality that you are ensuring, this democracy will always be in danger. It will always be in peril. Okay, so that is why he suggested the idea. Again यहाँ पे देखो एक छोटा सा, मैं अगेन आंसर का कंटेंट नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के रिगार्डिंग, दिस इज अगेन अ पॉइंट वेयर ही डिफर्ड फ्रॉम मार्क्स, because Marx argued that state is evil because state is a bourgeois institution. But he, on the one hand, he was a liberal because of his education. But at the same time, in India, his main goal was ensuring equality or tackling inequality. So that is why he considered state as that institution which can tackle this inequality, which can bring in that equality, and that is why state socialism. So that is why he argued for that all these major industries, it should be in the hands of state. State should go for land reforms. He was not absolutely against ownership of private property, but it should be regulated. नहीं, देखो फैबियन सोशलिज्म ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या सवाल, यस अंबेडकर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैबियन सोशलिज्म, नो वन इज डिनाइंग दैट, लेकिन जब क्वेश्चन स्टेट सोशलिज्म पर है तो उसको एग्जैक्टली आइडियाज भले सिमिलर रहेंगे, बट व्हाट इज द की टर्म दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? स्टेट सोशलिज्म। बोलो। हम्म। आपने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया। आपने स्टेट सोशलिज्म की जगह यू फोकस्ड ऑन सोशल जस्टिस, अंबेडकर आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस।
चीजों में बस थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। स्टेट सोशलिज्म का गोल ही था सोशल जस्टिस, एंड फॉर सोशल जस्टिस स्टेट सोशलिज्म वाज द मीन्स। बस इतना ही फर्क है। तो इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि देखो, हम जो पढ़ रखे होते हैं हमारे दिमाग में रहता है कि हम यही लिखें, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वी आर नोइंग। लेकिन हमेशा मैंने पहले भी बोला है, योर आंसर शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। लिखना वही है, बट क्वेश्चन के डिमांड के लैंग्वेज में लिखना है। इसे एक बात पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज सही चीज लिखोगे, नंबर कम हो जाएगा। जो कंटेंट आपने अपने फेबियन लिख दिया, फेबियन को हटा देते। अगर सिंपली आपने फेबियन सीधा लिख, तो बस वही बात है। सबसे पहले आपने स्टार्ट ही किया सोशलिज्म से। सबसे पहले बहुत सिंपली स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्टेट सोशलिज्म, व्हाई अम्बेडकर चोज स्टेट सोशलिज्म, what are the methods that were implemented for state socialism and how it is reflected in the constitution। क्वेश्चन ही, आंसर ही खत्म हो गया। क्योंकि की टर्म तो स्टेट सोशलिज्म है ना। व्हाट इज स्टेट सोशलिज्म, व्हाई स्टेट सोशलिज्म, व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। खत्म। तो थोड़ा टाइम दे करके बस एक बार थिंकिंग स्ट्रीमलाइन हो जाए ना। आई नो कि टाइम लगेगा, बिकॉज पुराना वाला बहुत कुछ है, उसे दिमाग से हटाना जरूरी है। बट दैट इज वाई आई से क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ो। टाइम बाउंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सार उस समय जो डीपीएसपी की हम बात कर रहे हैं, भरे पड़े हैं। जो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या लैंड रिफॉर्म्स की तुम बात करोगे, प्लान्ड डेवलपमेंट की बात करोगे, जो 5 ईयर प्लान्स हैं या प्लानिंग प्लान्ड डेवलपमेंट है, वो सारे का सारा उसी एस्पेक्ट में तो आ जाएगा। बस और क्या, इसमें कुछ नया थोड़े ना है, बस आप लोग को टर्म नया दिखता है और आप लोग परेशान हो जाते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट में आपने पता है क्या गलती की है, और आप में नहीं, बहुत लोगों में ये दिक्कत है। मुझे जितना आता है मैं सब कुछ लिख दूं। इन्होंने वही किया, एंड ऑफ आइडियोलॉजी लिखा, हाउ इट वाज चैलेंज्ड, देन एंड ऑफ हिस्ट्री पर आए, देन हाउ एंड ऑफ हिस्ट्री वाज चैलेंज्ड। आपने हार्डली 2 पैराग्राफ लिखा है। सबसे पहले पैराग्राफ में दोनों का नाम डाल दिया, बेल का लिपसेट दोनों का नाम लिख दिया। उसके बाद अगले पैराग्राफ में क्या है भैया, इसमें क्या इन्होंने आर्ग्यू किया। उसके बाद 1970s पर आप पहुंच गए हो। भाई अगेन, क्वेश्चन क्या है आपको नहीं मालूम, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट इफ क्वेश्चन इज अबाउट एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी का आपने क्रिटिसिज्म कहाँ लिखा है, ये बता मेरे को। कहाँ लिखा है एंड ऑफ आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म। हाँ, ओके, और उसके बाद फिर 1970 के बाद एंड ऑफ हिस्ट्री में पहुंच गए। क्या जरूरत है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि चूंकि हमें ये सीक्वेंस पता होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पे रुकने का। आप, हाँ बोलो। हम्म, नहीं डाल दो वो रोस्टोव वाला। हाँ, बिल्कुल, वही कंटेंट है, वही तो असल कंटेंट है ना। क्योंकि एंड ऑफ आइडियोलॉजी और इसके की आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नेचुरली वी हैव टू डिस्कस दैट। इन्होंने गड़बड़ वही की है ना, रादर देन कि ठीक है ये
बेल ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, लिपसेट का क्या आर्ग्यूमेंट है, रोस्टो का क्या आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद जाकर के हम उस आर्ग्यूमेंट का क्रिटिसिज्म डालते हैं। ये बहुत कॉमन गलती है कि रादर देन लिमिटिंग ऑफ फोकसिंग ऑन कंटेंट, आप बाकी सब कुछ पर कंटेंट फोकस कर लेते हैं। समझे? बस वही था। डिमांड पर ही तो जगह देनी है ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन रहता ही क्यों। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल ने दिया। डेनियल बेल के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थे, लिपसेट के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थे। इनफैक्ट अगर स्पेस है तो यू कैन ऐड अबाउट रोस्टोज आर्ग्यूमेंट एज वेल। उसके बाद देन यू वुड हैव गॉन फॉर क्रिटिसिज्म। ठीक है ना? और इसी के साथ अगर मन है तो बस एंड ऑफ हिस्ट्री का सिर्फ रेफरेंस देना है, अदरवाइज यू कैन एक्चुअली एंड विथ, मतलब कि योर असेसमेंट और एनालिसिस ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, that rather than a fact, it was an ideologically driven ideologically driven theory to justify the liberal order। खत्म। हमने डिबेट बताया, डिबेट के बाद व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द कंक्लूजन। ऐसे नहीं तो आप कंक्लूड करोगे कहाँ, एंड ऑफ हिस्ट्री पर करोगे। एंड ऑफ आइडियोलॉजी आपने किस पर कंक्लूड किया है? 10 नंबर में आप कहां पहुंच रहे हो देख लो। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 20 नंबर का भी नहीं है। हम मैं क्या बोलूं, नहीं इसका तो कंटेंट नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास रहता है यार। नहीं तो एक बार कि हाँ, एक बार वो देख लेना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम सिर्फ थिंकर का नाम लिखते हैं और उसके बाद इसी तरीके से अपन मूव करते हैं। नहीं, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि दिस कैन बी वेरी सिंपल 10 मार्कर्स। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग ऑन प्रेजेंट टाइम्स। इसमें आपने पता है कि बहुत गलत आर्ग्यूमेंट क्या दिया है, समाहो यस, वो बहुत इन अ वे, ये ये कास्टिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लेटो को लिंक करके। भाई जब इंसान का दिमाग खुलता है ना, वो कहीं भी भगता है। देखो अच्छी बात है, दिमाग एटलीस्ट खुल रहा है। अब काम है इसे रोकने का। अदरवाइज पहले क्या होता था, दिमाग ही नहीं खुलता था, जो नोट्स है वही कॉपी करके लिख दो। आई ट्राइड टू एक्चुअली मॉडिफाई दिस क्वेश्चन। नॉर्मली क्वेश्चन क्या रहता है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, नॉर्मल क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी ट्रेडिशनल कॉमन क्वेश्चन। तो रादर देन आई फेल्ट की लेट मी कनेक्ट इट टू द प्रेजेंट टाइम्स। वो तो आईआर में दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट इन पॉलिटिकल थियरी। तो इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट डालेंगे? हाँ ठीक है, आगे। हम्म। इतना लंबा चौड़ा में क्यों जाने का? क्योंकि अदरवाइज देखो, हाँ आगे, हाँ देखो, इस तरीके से चीजों को इतना स्पेसिफिक, इस तरीके से ये चीजें नहीं। सबसे पहली बात, हमें लिमिट नहीं करना है।
हमारे सिलेबस में हमें 3 चीजें पढ़नी है. दैट डज नॉट मीन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट ओनली हैज गॉट 3 बुक्स. देयर आर मल्टीपल बुक्स हमारे सिलेबस में ना. इन ऑर्डर टू लिमिट इट we have to read about these three. All we have to discuss is, जैसे when you are talking about this dharma shastra, you could talk about a welfare state. In the happiness of the king lies in the happiness of subjects lies the happiness of the king. You can talk about रामायण हो गया, महाभारत हो गया. Buddhist political thinking से when we talk about ideas like democracy. Yes. सो इस तरीके से प्लीज, और जैसे कि इसी तरीके से लिमिट मत करो. इट इन आर सिलेबस देयर आर ओके 3 बुक्स, बट देयर आर एक्चुअली मल्टीपल बुक्स. इवन मॉडर्न आइडियाज व्हेन वी लुक एट, जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्या था धर्मो, ये क्या है, या तो धर्मस ततो जया. जो मॉडर्न हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वेदर वी टॉक अबाउट सत्यमेव जयते, और वी टॉक अबाउट जो सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम में लिखा हुआ है, या तो धर्मस ततो जया. All these they derive when we talk about the concept of dharma, about ethical administration, the idea of morality. जो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, वो क्या है? व्हाट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? इट इज बेसिकली धर्म. सो इस तरीके से यू रीड राइट अबाउट इट. मेरा देखो इस डिस्कशन का पर्पस सिर्फ एक होता है, आपका दिमाग खोलने का. बिकॉज क्या होता है 1 to 1 में आई जस्ट लिमिटेड टू, ठीक है आपकी कॉपी में क्या लिखा वहां पे क्या होता है ना, दिमाग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 1-2 पॉइंट में एक्स्ट्रा बोल दूं ना बोल दूं. बट दिस डिस्कशन इज ओनली अबाउट कि कोई कंसेप्चुअल इशू है, या फिर हाउ वी कैन ब्रॉडन. तो जब इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे, यू विल हैव मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स, एज वेल एज आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा लिखा है. जो आपने अप्रोच लिया ना, वो अप्रोच मैकेनिकल अप्रोच है. बहुत गंदा लगेगा और बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख नहीं पाओगे, लगेगा जबरदस्त यू आर घुसा रहे हो. समझ रहे हो? इसीलिए मैंने पहले आपकी बात सारी सुनी. गॉट इट? एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट डज नॉट मीन ओनली धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र. वेद, उपनिषद, पुराण, इतने सारे. हाँ, इतने सारे हैं. इनमें से जहां से जो आइडिया मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगा, एंड हाउ दैट इज रिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंट टाइम्स. ओके, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो कॉमन. हाँ बोलो. नहीं, ब्रॉडली बाकी मैंने देखो बहुत स्पेसिफिक नहीं, मैंने ब्रॉडली देखा है. ब्रॉडली मुझे चीजें सही लगी हैं. तभी वो जो एक पॉइंट मुझे दिखा ना, वो पॉइंट इस तरीके का है कि वैसा पॉइंट आना ही नहीं चाहिए. एंड दैट इज वाई दैट पॉइंट एक्चुअली स्टूड आउट. हमें जस्टिफाई करने के चक्कर में हम कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना. कोई देख लेगा अगर और पढ़ा रहेगा ना, बर्बाद बर्बाद कर देगा, पूरी पूरी कॉपी बर्बाद करेगा. याद रखना, ऐसा एक पॉइंट ना पूरा इंप्रेशन गड़बड़ करके पूरी कॉपी आपका बर्बाद कर देगा. बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है. यू सिंपली कैन नॉट राइट दैट. ओके, अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? और विंडो वाला, हाँ. हाँ, आप बताओ. फर्स्ट इज ने, हाँ, जो ड, जो डाउट है वो बताओ पहले. लिखा क्या है वो बताओ. ठीक है, ठीक है.
डन। हम्म। 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 ये आपकी कॉपी में शायद नहीं लिखा हुआ है ये पॉइंट। यहाँ पे आंसर में वो आप लिखा है। अच्छा खैर, आपने क्या क्या लिखा है? बस रफली ब्रीफ में मेरे को बताना। ओके। हम्म। हम्म। देखो, आपके वाले में एक कमी रह गई जो उन्होंने लिखी। सबसे पहली बात, व्हेन ही सेज दैट नेशनलिज्म इज नॉट अ merely a political program, why does he say so? Merely a political program. This was a critique of moderates, क्योंकि वो मॉडरेट्स के रिगार्डिंग ही था ना। इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, धीरे धीरे हम अपने पॉलिटिक्स के थ्रू इंडिया विल इमर्ज एज ए नेशन। एंड ही क्रिटिसाइज एंड ही सेड दैट इंडियाज नेशनलिज्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कांग्रेस पंडाल्स। हाँ। हाँ, तो वही है, दिस वाज बेसिकली अ क्रिटिक ऑफ मॉडरेट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म who wanted some sort of arrangement with the British. But Ambedkar wanted a more bolder idea. Rather than going with the British, he wanted complete independence. ठीक है ना? The idea of Swaraj or self rule. Okay, and that is why nationalism is a religion that has come from God. यहां पे क्यों इंस्पिरेशन कहां से लिया? यहां पे हमें क्या मिलता है? The idea of cultural nationalism. आप यहां पे हर्डर का नाम लिख सकते हो, उसके अलावा हर्डर का नाम लिखोगे, हर्डर का लिख, ठीक है ना? लिखा। उसके बाद फिर हम क्या, उसके बाद इंस्पिरेशन फ्रॉम विवेकानंद का जो आइडिया है वेदांता हुआ। और ये बंकिम चंद्र चैटर्जी का कंसेप्ट आइडिया ऑफ भारत माता। ठीक है ना? और ये पर्पस क्यों था? टू मोबिलाइज द मासेस। वही वाली बात जो आपने लिख रखी है, प्लस वो जो नेशन एज ए स्पिरिट, दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेशन। और इंडिया, इनका जो आइडिया ऑफ नेशन था, इट वाज नॉट एक्सक्लूसिव, रादर even Hindus as well as Muslims were included. And he said that just like religion, nationalism should be the new religion of the masses. ठीक है? और इसीलिए इनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। लेकिन एक क्रिटिसिज्म है, कम्युनलाइजेशन, ब्रिंगिंग इन द रिलीजियस एस्पेक्ट using Hindu symbolism. He has been criticized for communalizing the secular freedom movement. क्योंकि देखो, द मोमेंट इट इज टू व्हाट एक्सटेंट, इट मीन्स देयर इज अ डिबेट, कैन ही बी सेड और ही कांट बी सेड।
तो हमें उस डिबेट पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करना, अगर आप टॉपिक को कभी भी पढ़ो ना, कम पूरे का पूरा पढ़ो, और अगर उसका बस आइडिया समझने की कोशिश करोगे ना, वेरी इजीली यू कैन कनेक्ट डिफरेंट डॉट्स। अगर रटने के केस में जाओगे, ये रट लेते हैं, ये रट लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में यू विल फेस प्रॉब्लम। बट अगर ब्रॉडली आप पूरे का पूरा चैप्टर को पढ़ोगे कि ओके व्हाट वाज दी हिज ब्रॉडर आइडिया, देन इट इज मच इजियर। ईमानदारी से करो, मैं अभी थोड़े ना तो कुछ देख करके आ रहा हूं, बट इट इज जस्ट दैट इफ यू अंडरस्टैंड द पर्सन, इफ यू अंडरस्टैंड हिज आइडियाज, इट बिकम्स मच इजियर टू। और उसके बाद आपके आंसर में देखोगे खुद ब खुद सारी चीजें आ रखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। अगेन 4 में भी आपको समझने की जरूरत है, आप समझ लोगे तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान है, अदरवाइज बहुतों को दिक्कत होती है। हम्म। ठीक है। हम्म। वो सब तो आपने बात कर लिया, इसमें पॉलिटिकल कहां पे आया? और 1857 तक जाने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंटेक्स्ट, देखो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, जितना पीछे आओगे आगे आने में उतना टाइम लगता है। इसलिए बहुत, अनलेस क्वेश्चन में डिमांड है, बहुत पीछे जाना ही नहीं है। आपने शायद ठीक ठाक इसका लिखा है, क्या क्या आपने लिखा है? क्यों? यार क्या दिक्कत क्या है कि अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे मुझे, मैं वही लिखूंगा जो मुझे लिखना है, राइट? वही है ना, बात तो वही है, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछे, मेरे को वही लिखना है जो मैं लिखूं, जो मेरे को मालूम है मैं वही लिखेगा। Just look at the question. Success of Mahatma Gandhi lay in transforming political and non-political movement into a unified nationalist movement. So it means that there was a political movement and there were non-political movement. अब let me give you a context again, not the answer, but just the context for understanding. So when you look at the functioning of Congress before Gandhi, was Congress taking up the concern of peasants, workers, ट्राइबल्स? नॉट मच, क्या ले ही नहीं रहा था? क्योंकि मॉडरेट विंग की पंका पंगा ही यही था ना, कि अदरवाइज जो फोकस है वो खत्म हो जाएगा। द फ्रीडम मूवमेंट विल गेट डिवाइडेड ऑन द कास्ट सोशल इश्यूज पर। दीज वर बेसिकली नॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि यहां पे फोकस वाज नॉट ऑन पॉलिटिक्स बट रादर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कंसर्न्स, and there was a political movement which was
लेड बाय कांग्रेस एज वेल एज बाकी छोटे छोटे एरियाज में जो अपना साइड में चल रहा था। ठीक है ना, क्योंकि जब हम रेवोल्यूशनरीज को देख रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट को देख रहे हैं, ऑल दोज वर पॉलिटिकल मूवमेंट्स बिकॉज दे वर एम्ड एट गेनिंग फ्रीडम। सो हम यहाँ पे इफ यू वांट टू स्टार्ट वी कैन गिव अ कंटेक्स्ट दैट प्रायर टू कमिंग ऑफ गांधी there was a non political side of the movements। उसमें इस तरीके मूवमेंट का हम एग्जांपल दे देंगे which were not being taken up and those were sporadic। Even at the political front, what do we see that within Congress there was a division with respect to the methodology, as well as there were revolutionaries who were trying to gain independence through violence, and as a result there was no unified approach towards achieving yes freedom। और गांधी का सक्सेस इसी में ले करता है। कैसे? सो हाउ ही ब्रॉट दिस पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट टुगेदर। और इसमें आप जो सारे एग्जाम्पल दे रहे थे ना, इसी तरीके से आप मर्ज करोगे। पॉलिटिकल में जो एक मॉडरेट का चल रहा था, एक्सट्रीमिस्ट का चल रहा था, रिवोल्यूशनरीज का चल रहा था, because all of them had different methods, goal was the same but methods were different, and which was reflected in Surat split। And as a result there was no, though Congress was a broader pan India organization, but there was no mass effort or a consolidated effort towards achieving independence। हाँ, जैसे देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कंसर्न हर किसी का पिक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पेजेंट का कंसर्न कैसे उठाया, चंपारण की बात करो, खेड़ा की बात करो, बारदोली की बात करो, वर्कर्स का जो है आप अहमदाबाद की बात करोगे। ठीक है, सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग कि कैसे उन्होंने अनटचेबिलिटी पर काम किया, जो ठीक है ना, जो तो ठीक है यहां तक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले जब खिलाफत एंड अनकोऑपरेशन मूवमेंट आया, तो इसमें खास बात क्या थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज एज वेल एज कांग्रेस, इन और कांग्रेस के अलावा एक और भी तो था, होम रूल लीग। होम रूल लीग वाज आल्सो वर्किंग सेपरेटली बेसिकली फॉर द सेम पॉलिटिकल गोल। तो इन सबको लेकर के साथ में आए। at the even at the social level Hindus and Muslims they came together। वो जब खत्म हुआ तो थ्रू गांधीन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, जो सोशल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उस पर काम किया। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम आगे अगेन वी विल टॉक अबाउट, जब नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो इट वाज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल गोल्स, रादर इट वाज आल्सो अबाउट, जब वहां पे हम बात करें सारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बात करें, वर्कर राइट्स वगैरह की, पेजेंट राइट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। देन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन वी गो फॉर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगेन वहां पे जो सॉल्ट था वो कॉमन मैन इशू था। सो अगेन जो ब्रॉडर पॉलिटिकल मूवमेंट, विमेन का रोल इन पिकेटिंग वगैरह जो आपने चीजें लिख रखी थी, तो वही हाउ ही ब्रॉट इन डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स टुगेदर। उसके बाद फिर अनटचेबिलिटी का जो मुद्दा उठाया हरिजन सेवक संघ के थ्रू। सो फोकसिंग ऑन द सोशल डायमेंशन, एंड एनीवे गांधीन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सो I am not telling anything new, I am just telling that the way question has asked, क्योंकि क्वेश्चन यही रहता कि की एलिमेंट्स ऑफ गांधीज्म, उसमें आपका बिल्कुल सही रहता, बट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट की एलिमेंट्स ऑफ गांधीज्म, रादर हमें गांधीयन मेथोडोलॉजी वी हैव टू डिस्कस, that how he unified all these different fragments into a unified national movement। समझे कंफ्यूजन कुछ? एग्जैक्टली exactly। इसी देखो, हाँ बोलो।
इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो कितना भी आसान क्वेश्चन रहे, 3 बार 4 बार प्लीज क्वेश्चन को पढ़ो। दैट इज वेरी मच नीडेड। मैंने पहले दिन से ये बात बोला है, अभी आदत नहीं लगेगी। इमेजिन यही, बिकॉज आप लोग के केस में प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग को लगता है अभी कर लेते हैं बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। अनलेस यू मेक इट अ हैबिट, नहीं होगा। बिकॉज एग्जाम इज अ प्रेशर सिचुएशन। प्री तो दे के देख रखा है ना, कैसा लगता है? प्री से कहीं ज्यादा प्रेशर मेंस में रहता है। एक तो है कि एक स्टेज क्लियर कर लिया, अगर प्री अच्छा चला गया तो सीधा इंटरव्यू आ जाएगा। प्लस थिंग इज कि एटलीस्ट प्री में यू हैव टाइम कि एक बार कंप्लीट करने के बाद आई कैन गो फॉर सेकंड रिवीजन। मेंस में इतना टाइम ही नहीं रहता, मेंस में यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन टाइम। प्लस देयर आर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम डाइवर्स एरियाज। इसमें ठीक है, इसमें 19 रहेगा। सो उस सिनेरियो में देखो, अभी जो भी है ना, प्लीज अभी उस हैबिट को डेवलप करो। बिकॉज बिलीव मी, यू कैन नॉट डेवलप दैट हैबिट इन दोज 3 मंथ्स। तो इसलिए जो कह रहा हूं, प्लीज उस बात को आप समझो। देखो यार, एक एक बात जो मैं कह रहा हूं, इट इज अगेन आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन। मुश्किल, मुझे पता है कि क्वेश्चन दिखाना, चलो लिख देते हैं, उस आदत से बचो। अभी समय दो। अगर समय नहीं दोगे तो मामला बिगड़ेगा। क्योंकि याद रखो, आदत छोड़नी है सबसे पहले। आप अगर फर्स्ट टाइमर रहते ना, चीजें ज्यादा आसान रहती हैं। बिकॉज वही प्रोसेस है ना, यू हैव लर्न समथिंग, नाउ यू हैव टू अनलर्न दैट एंड रीलर्न समथिंग। तो अनलर्निंग वाले को टाइम तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, हाँ, की आइडियल्स ऑफ रेडिकल ह्यूमैनिज्म। हम्म इसमें से कोई बोल रहा था ना कि आप ही बोल रहे थे क्रिटिसिज्म नहीं है। अरे इसका क्रिटिसिज्म बड़ा सीधा सीधा रहता है यार। मार्क्सिस्ट कुछ बोलेंगे, लिबरल्स कुछ बोलेंगे। हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में ईएमएस नंबूदरी पाद, बहुत बड़े मार्क्सिस्ट लीडर, केरला से थे। ईएमएस नंबूदरी पाद हैज क्रिटिसाइज्ड रॉयज रेडिकल ह्यूमैनिज्म फॉर abandoning class struggle and scientific socialism, comma, reducing politics to abstract ethical principles। एक और लिख लो, ये थोड़ा छोटा रहेगा, लिख लो। मार्क्सिस्ट critics saw radical humanism as a bourgeois individualist philosophy detached from the material realities of exploitation। ठीक है।
आगे लिखो। CD देशमुख and Ashok Mehta have criticized Emin Roy's vision as utopian and impractical for mass politics. ठीक है, गांधीयंस का भी लिख लो। देखो ये सब का क्रिटिसिज्म है ना, व्हाट इज देयर फोकस ऑन। गांधीयन दे हैव क्रिटिसाइज्ड इट फॉर, हैव क्रिटिसाइज्ड फॉर, लिख लो, फॉर नेग्लेक्टिंग द स्पिरिचुअल एंड मोरल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, हाँ, एक लास्ट लिख लो, ये थोड़ा नया टाइप का है, नया ये, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी argue that Roy's insistence on reason and rejection of tradition made his ideas elitist and inaccessible to the masses। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये सब कितने पन्ने तक गए हो, 15 नंबर का ही है। हाँ, 2 से 3 पैराग्राफ में रिजेक्ट कर देना सबसे सिंपली। मिडिवल टाइम्स में डिवाइन राइट थियरी, बाद में सोशलिज्म आ गया, फासिज्म आ गया, कम्युनिज्म आ गया, खत्म हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ा नहीं कि सारे का सारा लिखना। हम्म। आपने क्या लिखा, आप एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ो। हाँ, तो ये इंटरनल कहाँ से आया, ये तो एक्सटर्नल चैलेंज है।
सही है, जो बाद में आप गए हो ना, दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि आप ये शब्द देखो, अरे कहाँ गया, अभी के जो चैलेंजेस हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट 2 सेंचुरी बैक चैलेंजेस। ये क्वेश्चन है कंटेम्पररी टाइम के ऊपर, बिकॉज प्रेजेंटली लिबरलिज्म इज एक्चुअली फेसिंग challenges, it is facing strengths from within, because all those countries which were the flag bearers of liberalism is facing challenges there। रेसिज्म हो गया या xenophobia हो गया, इरेक्शन ऑफ बॉर्डर्स, माइग्रेशन क्राइसिस की आप बात करो, इकोनॉमिक क्राइसिस की आप बात करो, 2008 की बाद कोविड ने फर्दर एक्सपोज किया लिमिट्स ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है ना, अभी के केस में जो ये बात कर रहा है राइज ऑफ राइट, इट इज नॉट जस्ट राइज ऑफ राइट, राइज ऑफ राइट एज वेल एज राइज ऑफ लेफ्ट, जो लेफ्ट और राइट का जो डिवाइड हो गया है। यस, हाँ। तो इसमें आपका ये पड़ जाएगा, जैसे इसमें जो फ्रांसिस फुकुयामा है ना, कौन सी बुक है उनके, उन्हीं की एक लिखी हुई है बुक है, लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट। उसका रेफरेंस यहाँ पे देना इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही रेलेवेंट होगा। एंड ही सेज कि इट इज नॉट जस्ट ओनली राइट, इट इज फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम बोथ राइट एज वेल एज लेफ्ट, कंजर्वेटिज्म एंड राइज ऑफ राइट। बट ऑन दी अदर हैंड, यहाँ जो आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर लिबरलिज्म। आप फिनोमेना ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर सकते हो, वो सारे का एग्जाम्पल में आप वो सारी चीजें डाल सकते हो ना। हाँ, हाँ। हम्म। आप लोगों का इकोनॉमिक डायमेंशन मिसिंग है। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, उसी बिकॉज 2008 वाज दैट मोमेंट विच शोड द लिमिटेशंस। राइज ऑफ ब्रिक्स को हम क्या देखते हैं, राइज ऑफ ब्रिक्स वही है ना। नहीं, वो तो मैं समझ ही रहा हूं। तो राइज ऑफ ब्रिक्स तो देखो, असल में थोड़ा मैं ये सब एक लेक्चर लेकर के कोशिश करूंगा, जब मैं जब मैं डेमोक्रेसी में जाऊंगा ना, आ, ये नहीं ग्लोबलाइजेशन, नहीं नहीं, 1A में नहीं, वो सब वैसे मैं 2A के जब लेक्चर्स लूंगा ना, उसमें मैं इसे इंक्लूड कर दूंगा। हालांकि ये जैसे ग्लोबलाइजेशन जब होगा, तो ग्लोबलाइजेशन के जो टॉपिक्स एंड चैलेंजेस वी विल डिस्कस, वहीं पे ये सब डिस्कस हो जाएंगे। एंड साइमल्टेनियसली वो डेमोक्रेसी में आ गया, लिबरलिज्म में आ गया, ये सारी की सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स विल गो टुगेदर, क्योंकि सेम एग्जांपल यू कैन यूज अंडर ऑल दीज टॉपिक्स। डेमोक्रेसी की बात करोगे, लिबरलिज्म की बात करो, या ग्लोबलाइजेशन की बात करो। हाँ, हाँ, नहीं वो हाँ, ठीक ठीक है। देखो बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, एक एक रेफरेंस जो इंपॉर्टेंट। अरे वहां से बंद कर दो, ये सामने पड़ा हुआ है रिमोट। तो बहुत ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और उसीलिए 1997 1998, यस, क्योंकि उसी के कंटेक्स्ट में जो अब आप बात रहे देख रहे हो, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा की बात करो, उसी के कंटेक्स्ट में उठा था। और जब जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने दिया था पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस का कंसेप्ट। बट 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट वाज एक्चुअली द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि देखो, जो 1997 1998 वाला जो आया, वो आया था ईस्ट एशिया में और रशिया में।
तो वो तो आप इन पर ब्लेम कर दो कि तुम्हारा मैनेजमेंट गड़बड़ है। 2008 was in the heart of liberalism. Yes. So that is why 2008 becomes that much important. लिबरलिज्म के केस में या लिबरल ऑर्डर के केस में। ठीक है। वो मैं देखूंगा, देखने के बाद अपन बात करेंगे। ठीक है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चन को अगेन, क्योंकि देखो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट भी है, और अभी जो क्वेश्चन आएगा भी ना, अगले साल भी जो क्वेश्चन आएगा ना, नेचुरली इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड ऑल दैट इज गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है ना। वो नहीं तो वो आपने जो चैलेंजेस बताया ना, वो तो लिबरलिज्म की तारीफ की जाती है, दैट इट इज फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी, कि it could actually it could remain a dominant ideology because it accepted and modified itself according to the for tackling all those challenges। हाँ, क्योंकि अभी वाला जो एरा है ना, या फिर जब आप एक, हाँ, तभी तो चाइना जो बात कर रहा है, चाइना की बात जब हम कर रहे हैं एससीओ वगैरह की, वो सब तो लिबरलिज्म के ऊपर ही चैलेंजेस पर आ रहा है। वो सब अगेन जब ग्लोबलाइजेशन, इंडिया चाइना, लेकिन वो सब खैर वो सब आगे की बात है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस सोशलिज्म बिफोर कार्ल मार्क्स, हाउ हैज मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड सोशलिज्म। सोशलिज्म बिफोर मार्क्स में एक तो यूटोपियनिज्म लिखा ही होगा। मैं, हाँ, मैं एक दो और डाल दूंगा, क्योंकि उससे पहले देयर वाज आल्सो क्रिश्चियन सोशलिज्म, चार्टिज्म वगैरह, ये सब उतने डोमिनेंट नहीं थे, बट दीज वर आल्सो वेरियस वेराइटीज ऑफ सोशलिज्म। ओके, जो कि मार्क्स के पहले थे। ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स हाउ हैज मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड सोशलिज्म। इसमें तो आपने गड़बड़ी की थी, अगर मुझे याद है तो। हम्म। तो देखिए गड़बड़ी वही, क्योंकि क्वेश्चन हमें अगेन देखना है। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट की सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। सपोज करो इसी की जगह क्वेश्चन रहता ना, कमेंट ऑन सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, योर पॉइंट्स वुड हैव बीन राइट। बट क्वेश्चन इज दैट हाउ मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड सोशलिज्म। Here we would have to explain his ideas, that he through his ideas of historical materialism, he has gone for, yes, materialistic interpretation of history, that how history is a result of, yes, with the change of material, वो है कि historical materialism is because of change of material relations, history changes। Then he talks about the idea of class conflict। हाँ। हम्म। हम्म। तो वही तो क्लास कन्फ्लिक्ट में क्या है, सो ब्रिंगिंग इन दैट स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन। उसके बाद आपका वो रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या था, एज अ मेथड टू चेंज द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो कि अलग था फ्रॉम द प्रीवियस वंस, बिकॉज जो प्रीवियस वंस थे, रादर दे वर टॉकिंग अबाउट डायलॉग एंड डिस्कशन एंड चेंज ऑफ हार्ट, but he said that that is simply not possible, it is only through violent revolution। Yes। hmm? Or he gave a new idea of
सोशलिज्म, हाँ, कम्युनिज्म के फॉर्म में। सो इस तरीके से मार्क्स ने ऐसे इन्फ्लुएंस किया है ना सोशलिज्म को, बाय गिविंग अ कंप्लीट सेट ऑफ थियरीज अबाउट ब्रिंगिंग इन दैट रेवोल्यूशन एंड एस्टेब्लिशिंग सोशलिज्म। और उसके बाद आपने जो लिख रखा है ज्यादा डिटेल में ना, वो बाद में आप बिल्कुल छोटे छोटे में कि पोस्ट मार्क्स देयर हैव बीन मतलब कि टू ब्रॉडर स्ट्रैंड्स, while one strand talked about peaceful movement transition towards socialism, another strand like syndicalism talked about a violent shift towards socialism. Thus, Marx remains the most important or most significant figure in the socialism. सोशल, क्योंकि क्वेश्चन सोशलिज्म पर है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं, क्वेश्चन इज अबाउट सोशलिज्म। वो बहुत नॉर्मल है क्योंकि सवाल पीवाईक्यू में आ रखा है, सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। एक पीवाईक्यू में आ रखा है सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, तो आपने उसी के बेसिस पर लिखा होगा। यस, हाँ, उसमें वो सब एक्सपैंड होगा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन है मार्क्स का इन्फ्लुएंस सोशलिज्म पर कैसे है। गॉट इट? क्वेश्चन को खुद पढ़ करके देखो। अब सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया, हाउ हैज लॉक इन्फ्लुएंस, इसी की जगह मैंने चेंज कर दिया जस्ट टू कन्विंस यू पीपल अगेन, लॉक लिबरलिज्म, यहां पे क्या लिखोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं कि जब लॉक में ये लिखोगे तो मार्क्स में बदल क्यों जाता है? गॉड, तो मैंने कब कहा? मैं तो हमेशा यही कहता हूं, इवन इफ आई डिस्कस दिस ईयर क्वेश्चंस, माय गारंटी इज 90% ऑफ द थिंग्स यू विल से दैट यू नो। यस, और ये एक्सरसाइज ही उसी लिए है कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस देना, प्लस बार बार ये बताना, क्योंकि देखो चेंज तो मुझे आप लोग की कॉपी में दिख रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, बस उसी चेंज को सस्टेन करना है, दैट बिकम्स इन सस्टेनिंग दैट चेंज। और अगली बात मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां कहीं भी डाउट रहे ना, यहां या क्लास डिस्कशन में डायरेक्टली पूछने का, मैं कुछ भी बोलूं आंख मूंद के नहीं एक्सेप्ट करना है, सिंपल। नहीं तो फिर वही गड़बड़ी हो जाएगी जो अब तक आप लोगों ने की है। बिकॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्लेन। कोई बच्चे थोड़े ना कि नहीं 2 दूना 4 होता है तो होता है, बात खत्म, वैसा सिस्टम नहीं डेवलप करने का। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो, इसमें कोई दिक्कत? किसका? अच्छा, हाँ 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 हाँ, इसमें आपने ऐसे, मुझे अगर ठीक से याद है, आपने पहले लिबरल फेमिनिज्म को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद अपने रेडिकल को, हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली इफ इट इज अ 15 मार्कर एंड वे देखो, अ- देखो, देखो, जस्ट अ सेक, वेयर एवर अ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिफरेंसेस, हमें कोशिश करना है टू गो थीम वाइज। ठीक है ना? व्हाट आर द थीम्स ऑन विच दे डिस्कस? फॉर एग्जाम्पल,
व्हाट वाज द पर्पस? लिबरल का क्या पर्पस है, रेडिकल का क्या पर्पस है? व्हाट वर द की आइडियाज? व्हाट अबाउट द रोल ऑफ स्टेट? व्यू ऑन फैमिली? फैमिली की आप बात करोगे, आप व्यू ऑन मेन की बात करोगे, बिकॉज इंटरेस्टिंग थिंग इज रेडिकल लिबरल फेमिनिज्म नेवर डिनाइड that men could not be feminists, but radicals they said that नहीं, it is based on women. हाँ, what was the basis? पर्पस हो गया ना, पर्पस के ऊपर था बेसिस, या फिर पहले पर्पस के बाद बेसिस लिखना है, जो भी, बिकॉज रेडिकल फेमिनिज्म वाज बेस्ड ऑन women's experiences, but it was based on the inequalities being faced by women in the social political sphere. सो पर्पस क्या था यहां पे? अचीविंग इक्वल इन सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर। बट रेडिकल का फोकस क्या था? यस, एंडिंग पेट्रियार्की। उसके आगे आपकी स्कॉलर्स की बात कर सकते हो एक अलग ये में। तो इस तरीके से देखो, हमें व्हेन वी लुक एट सिंपली आर नोट्स, आपके दिमाग में नहीं आ सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल, बट जब आप चीजों को तोड़ करके देखोगे, और प्लस देखो, अगर सपोज करो कि ऐसे में डिस्कस कर दिया, एग्जामिनर, डोंट यू थिंक एग्जामिनर विल फाइंड इट मच बेटर? मैंने ऐसे पर्पस लिख दिया, लिबरल ऐसा चाहते थे, रेडिकल ऐसा चाहते थे, की आइडियाज, ये लिबरल के कुछ आइडियाज हैं, ये रेडिकल के कुछ आइडियाज हैं। रोल ऑफ द स्टेट, लिबरल ऐसा देखते थे, रेडिकल ऐसा देखते थे। हाँ, टेबल में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि देखो, जब दो तीन पन्ने का है ना, तो सपोज दिस इज योर कॉपी, ठीक है ना? इस कॉपी में क्या करोगे? सबसे पहले आप दोगे थीम का, फिर आप डिवाइड करोगे, तो पता चलेगा कि एक पॉइंट आपका यहां तक आ रहा है, एक पॉइंट आपका यहां तक आ रहा है। आप खुद समझ रहे हो, बिकॉज इट इज बट ऑब्वियस। जरूरी नहीं ना कि दोनों के दोनों बैलेंस्ड रहेंगे, या फिर कोई वन वर्ड या टू वर्ड रहता तब आप बराबर बराबर पर खत्म करते। आप देख रहे हो आपका एक, क्योंकि स्पेस, देयर इज ए रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, तो नेचुरली ये लंबा हो जाएगा। तो टेबल आप बिल्कुल बना सकते थे, बट सिंस टेबल सही नहीं लगेगा, वो और ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, सो दैट इज वाई आई सजेस्टेड दैट यू गो इन दिस मैनर। आप लिखने की कोशिश करना, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। अगर कोई दिक्कत रहे, देन अगेन वी विल डिस्कस। देखो, जीएस जैसा कुछ नहीं, वैसा अगर है ना, स्कॉलर का स्टेटमेंट डाल दिए, इट इज ऑल अबाउट दैट लैंग्वेज। ओके, देखो, जो लिबरल है ना, दे हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ द स्टेट, क्योंकि इट इज द स्टेट हु कैन एंश्योर द राइट्स, whether you talk about in the social sphere or in the economic sphere or political sphere. On the other hand, when you look at the radicals, उनका स्टेट को लेकर के स्टांस थोड़ा एम्बिवेलेंट है। हाँ, कुछ वही कहते हैं ना कि स्टेट इज द पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन। कैथरीन मैकिनॉन ने कहा है ना कि व्हेन आई लुक एट द स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी, कि क्योंकि तभी तो इस तरीके के लॉज बना रखे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर अदर्स जो कहते हैं कि नहीं, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप डिमांड करते हैं, कि स्टेट हैज अ पॉजिटिव रोल टू प्ले। यस, नहीं, हाँ, आयरिश मैरियन का। ओके, ठीक है।
क्या फैमिली? अरे फैमिली के केस में इनका फैमिली को लेकर के कोई इशू नहीं था, दे वर पॉजिटिव व्यू। लेकिन इनका क्या कहना था कि भैया असल पंगा ही फैमिली का है। जो पर्सनली पॉलिटिकल का आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट देयर इज पॉलिटिक्स एट द लेवल ऑफ फैमिली। पर्सनल, हाँ, स्टेट शुड इंटरवीन इन द पर्सनल स्फेयर। इस तरीके से ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है ना कि मैं सब कुछ को रीडिजाइन करने के लिए कह रहा हूँ। होता है। ये तो आपके जीएस में भी होगा। शुरुआत शुरुआत में जब नॉलेज कम रहता है ना, तो पॉइंट समझ में नहीं आता, सेम ही पॉइंट तीन तरीके से लिखते हैं, रिपीटिशन होता है। बट व्हेन यू हैव मोर नॉलेज, तब आपको पता है कि कैसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, नथिंग न्यू। ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्लासिकल विद दैट ऑफ वेरिएंट्स introduced by thinkers like Lenin and Mao। इसमें दिक्कत, ये तो ऐसा डायरेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाया ही इसलिए है ना, कि सो दैट कि मार्क्सिज्म और लेनिन और माओ तीनों के तीनों एक साथ हैंडल हो जाए, आपको पढ़ लो या रिवाइज कर लो। इसमें अगेन इफ यू वांट यू कैन गो इन दिस मैनर, कि जहां जहां पे ये लोग डिफरेंट डिफर किए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, वो तो देखेंगे ना, देखने के बाद देखते हैं। इसमें किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग वगैरह में किसी तरीके का कोई दिक्कत? लेनिन में पेजेंट्स वर देयर, वर्कर्स कम थे क्योंकि उस समय ना वो एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी थी, रशिया कोई ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज थी ही नहीं। सो दैट इज वाई वर्कर्स कम थे, इसीलिए पेजेंट्स आए थे। और माओ के केस में पेजेंट्स देवर एट द सेंटर, ये फर्क पड़ जाता था। पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग फिर बात हो गई, वो बुर्जुआ के साफ अगेंस्ट थे, लेकिन इन्होंने बुर्जुआ के केस में भी ना डिवाइड कर दिया था, कॉम्पेरेटर बुर्जुआ और इंडिजिनस बुर्जुआ में। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। फिर ये माओ ने गुरिल्ला वॉरफेयर का कंसेप्ट लाया। हम्म। अगेंस्ट नहीं, मार्क्स ने बात की नहीं है। हाँ, मार्क्स ने सच बात की नहीं थी। देखो थोड़े बहुत वो भले ही बातचीत हुई थी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 10। देखो आजकल जैसे क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है ना, उसी कर्ण में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता हूँ कि सोच करके लिखो। अच्छा, जियोपॉलिटिकल रेफरेंस साथ में ही है, क्योंकि पॉइंट्स तो आप, हाँ एक नहीं दो पेज में आप चले गए हो।
हाँ, कैसे? हम्म। वो तो देखेंगे। असल में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, आप दोनों बहुत ज्यादा दूर इधर उधर नहीं गए हो, आसपास ही हो। इट इज जस्ट दैट थिंग इज व्हाई डिड आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू सी व्हेन वी लुक एट, एक तो है पहली बात, इट इज अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ हिज थॉट्स। ठीक है। सो इस तरीके से अगर इंटरलिंक किया तो किसी भी स्कॉलर में हम बाकी आइडियाज को वी कैन एक्चुअली इवन थिंक ऑफ इंटरलिंकिंग। So why do I give that? His view on elements of the state and his ideas of geopolitics are interlinked. Because when he talks about these elements, वो elements का purpose सिर्फ ये नहीं था to ensure harmony and prosperity. And plus, when he talks about prosperity, since the king is a Vijigishu, he is a conqueror, so naturally, in order to ensure prosperity, he has to go for war. So when he is talking about all those elements, तो जब हम बात कर रहे हैं कि उसका जो मंडल थियरी है, तो मंडल थ्योरी में कुल मिलाकर के उसने 84 एलिमेंट्स की बात कर रखी है ना। बिकॉज ही सेज कि नॉट ओनली योर ओन एलिमेंट्स बल्कि 84 नहीं, शायद 56 हैं। मैडम ने 84 लिखवाया, असल में 56 है। असल में 56 है। वो देखेंगे, वो देखते हैं कि वो बिकॉज वो जब पूरा पढ़ेंगे ना, ओनली देन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट रिगार्डिंग दिस एलिमेंट्स, जैसे कि आप बता रहे थे उसी तरीके से, दैट व्हेन ही टॉक्स अबाउट कोश, so कोश इज नॉट ओनली फॉर द welfare, but it will also help for maintaining the army as well as going for expedition. With respect to army, if we talk about, it is not only for ensuring internal stability and security, but also for conquest and conquering. जब हम मित्र की बात करते हैं, तो मित्र का जो रोल है, it is less with respect to the internal management and more with respect to conquest and victory. सो वही बात है। हाँ, या फिर अब अगर आप दुर्ग की भी बात कर रहे हो, तो दुर्ग का भी कंसेप्ट बेस वही है, दैट ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव बेसिकली वही है, अगेंस्ट द एनिमीज। सो आपने जो बात की, अगर सोच, आपने जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो उसी लाइन पर है। सो व्हेन वी थिंक अबाउट, बिकॉज यू सी व्हेन कौटिल्य इज टॉकिंग अबाउट हिज आइडिया ऑफ द स्टेट, he is not only content with internal stability, but he also has this realization that there can be an attack from outside. So all his preparation is in context of that attack as well, or in a scenario when a king has to go for attack. So all the elements he has to manage in such a manner that internally as well as externally he must remain stable as well as victorious. बस वही चीज है, और इसमें कुछ नया नहीं है, बस बात वही इंटरलिंकेज का है। क्योंकि जब भी आप एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो इसके एलिमेंट्स का, हर एक एलिमेंट्स में आप क्या देख रहे हो? दुर्ग की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, कोश की बात कर रहे हैं, मित्र की बात कर रहे हैं। when we go for mandal theory, the elements of state that he is talking about, you should the idea of comprehensive national power, मतलब कि अपना एलिमेंट कंपेयर understand the comparative strength of your elements as well as the your friends
corresponding to enemy and the enemy's friends, and only then go for a war or expedition. सो नेचुरल है ना कि उसका जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें दीज एलिमेंट्स हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम्म. और बताओ किसी टॉपिक में अगर पढ़ते समय थोड़ा बहुत डाउट हो गया हो तो. देखो मैकफर्सन का सब एक तो उसका क्रिटिसिज्म बहुत मुश्किल है, ईमानदारी से कह रहा हूं भाई. वो क्रिटिकल थिंकर है, मार्क्सिस्ट कभी हो ही नहीं सकता. जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करेगा वो मार्क्सिस्ट कहां से हो जाएगा. क्रिटिकल लिबरल डज नॉट मीन मार्क्सिस्ट. भाई देखो असल में बहुत सारे स्टैंड, ही इज क्रिटिकल लिबरल मतलब ही इज क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म इटसेल्फ, दैट डज नॉट मीन ही इज अ मार्क्सिस्ट. हाँ. देखो हम हर किसी को आप सिर्फ सीधे स्कूल्स में नहीं डाल सकते, बिकॉज देर आर, जैसे कि आपका लास्की जो है ना, लास्की को कभी लिबरलिज्म में भी डालोगे, कभी आप उनको सोशलिज्म में भी डालते हो. सो इस तरीके से, तो इस तरीके से ना क्लियर कट डालना दैट इज वेरी डिफिकल्ट. मैकफर्सन लाइक स्कॉलर्स, उनको नहीं डाला जा सकता. एक मिनट मेरे को टाइम दो, ये क्वेश्चन रख लो अगले क्लास के लिए. ठीक है ना, ये क्वेश्चन अगले क्लास के लिए रख लो, बिकॉज एक तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैकफर्सन पर इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हिज आइडिया इज बेसिकली, इट इज बेसिकली आइडियल थियरी. बिकॉज जब भी हम डेमोक्रेसी के क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करते हैं वो मैकफर्सन पर ही खत्म करते हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोज आइडियल्स विच शुड बी अचीव्ड इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. तो मैकफर्सन के क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन दी. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, अगले अगले क्लास में डेफिनेटली. हम्म. हम्म. देखो जब आप मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम ब्रॉडली बात करेंगे मार्क्स से व्यू ऑन स्टेट. पहली बात, ठीक है ना. और उसके बाद फिर हम वहां पे चले जाएंगे. हम इसे सिंपली देखो, हम इसे डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में. इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू में हम बात करेंगे, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू में हम बात करेंगे, और पोस्ट कॉलोनियल व्यू में बात करेंगे. सीधा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में यू हैव गॉट मार्क्स एज वेल एज मिलीबैंड. ठीक है ना. स्ट्रक्चरलिस्ट में अगेन यू हैव गॉट मार्क्स, 18th ब्रूमेर. हाँ, बोनापार्टिस्ट स्टेट. हाँ. एंड देन यू विल गो फॉर पुलांजा. एंड पोस्ट ये में यू विल टॉक अबाउट हमजा, हमजा अलवी. वॉलस्टीन का क्या डालोगे. अरे वो बेसिकली वो ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, दैट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन स्टेट्स की वो बात हो रही है.
वो स्टेट की बात नहीं हो रही है, ही इज टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, दैट हाउ स्टेट्स आर एक्सप्लॉइटिंग। आप इस चीज को समझो, ठीक है ना? नहीं, आप खुद इस चीज को समझो ना, कि वो तो बात कर रहा है ना कि हाउ स्टेट्स आर बेसिकली इंटरेक्टिंग। अब आप, वॉलस्टीन ने बात की है डिपेंडेंसी थ्योरी के आगे, डिपेंडेंसी थ्योरी का बेसिस क्या है? यस, वो ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म है, वो ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म हो गया ना। वो जो डेवलपमेंट थियरी या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट थियरी, मॉडर्नाइजेशन थियरी का ही तो वो क्रिटिसिज्म है। तो आप उस तरीके से एक बार सोच करके देखो, बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल स्टेट काम कैसे करता है, मार्क्सिस्ट व्यू में, दैट हैज बीन टॉक्ड बाय हमजा अलवी। यस, यस, हाँ, हाँ, जो कि जाता है 18th मार्क्स के बोनापार्टी स्टेट के नजदीक जाता है। हम्म। तो लिबरल आएंगे, और लिबरल आएंगे, और कौन आएगा इसमें? हाँ, इस इस इसमें देखो, इसमें सबसे पहली बात, मार्क्स का जब भी क्रिटिसिज्म डालो तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेबर। मैक्स वेबर जो है ना, मैक्स वेबर ने खुल खुल करके मार्क्स को बताया है कि तुम कहाँ पोलराइजेशन बोल रहे थे, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो गया है। ठीक है ना? उसके बाद फिर आपका ये जो है, न्यू लिबरल में वो कौन कौन है, फ्रीडमैन वगैरह को, हाँ, फ्रीडमैन वगैरह को डालो। जैसे ये रोड टू सर्फडम वगैरह में बात करते हैं ना, कि जिस तरीके का जो तुम स्टेट क्रिएट करना चाहते हो, दैट एक्चुअली लीड्स टू अ टोटलिटेरियन स्टेट। जो मार्क्सिस्ट स्टेट इज बेसिकली टोटलिटेरियन स्टेट। इसमें असल में वो मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म जो आएगा ना, मार्क्सिस्ट व्यू ऑन स्टेट, उसमें देखो, देखो बात असल में क्या है ना, कि ये सब डिपेंड करता है कि हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जब बहुत कुछ सोचने जाते हो ना, अलग अलग जगह पर बेसिकली, बहुत ज्यादा जब सोचने जाते हो ना, तो स्ट्रक्चर आपका हेवायर हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि आप जो लेनिन और स्टालिन, लेनिन की और माओ की बात कर रहे हो ना, एक्चुअली डज नॉट फॉल विद इन द मार्क्सिस्ट व्यू ऑन स्टेट। वो नहीं फॉल करता है, बिकॉज मार्क्स कॉल्ड फॉर स्टेटलेस सोसाइटी। सो वो असल में, अगर उन पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, या फिर वो क्या आ जाता है उठ करके, वो क्रिटिसिज्म में आ जाता है। तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑन स्टेट के रिगार्डिंग भी आप बात करोगे ना, तो जब आप क्रिटिसिज्म की बात आप कर रहे हो, तो ये जो न्यू लिबरल्स, जो हायक या फिर फ्रीडमैन वगैरह बात करते हैं, दे ओनली क्रिटिसाइज कि जो असल में आपका गोल है, इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ टोटलिटेरियन स्टेट एज सीन इन यूएसएसआर एंड चाइना। वो क्रिटिसिज्म में आ जाता है। एक और स्कॉलर है जोशुआ मुरावचिक करके, उसने वैसे मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म दे रखा है। उसने लिखा है मार्क्सिज्म डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। नहीं ना, मैं ये, और इसका जो स्टेटमेंट है ना, कोई कुछ ऐसे करे कि फ्रॉम, मतलब कि ऑफ ये, इट हैज लेड टू एन इटर्नल एबिस ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ऐसे करके वो स्टेटमेंट है। मैं स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ।
एक मिनट मुझे। हाँ, सोशलिज्म नहीं, वो मार्क्सिज्म के बारे में होगा। मुझे अगर मिल जाए। सबसे लास्ट में स्टेटमेंट है। हाँ लिखो इनका इसका स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लो, क्योंकि बहुत अजीब स्टेटमेंट। एंड बिल्कुल ना, लिखो। जोशुआ मुरावचिक, JOSHUAMURAVCHIK। हाँ सबसे, और ये सबसे लास्ट का स्टेटमेंट है, ये पूरा आर्टिकल का सबसे लास्ट की लाइन है। लिखा है आके, बाकी तो पहले कुछ कुछ लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है आफ्टर ए सेंचुरी ऑफ, आफ्टर ए सेंचुरी ऑफ लेनिन, थोड़ा बड़ा है, लेनिन, स्टालिन, माओ एंड पोल पोट, वी हैव लर्नड दैट far from constituting a leap from the kingdom of necessity to the kingdom of freedom, as Marx put it। आगे पोलपोट वाला ऐसे ही, उसके बाद वाला ही बेसिकली हम फ्रॉम किंगडम से ही स्टार्ट कर सकते थे। एज मार्क्स पुट इट, revolution has more often been a leap into a leap into a bottomless abyss of human suffering। A bottomless abyss of human suffering। इससे तक कोई क्रिटिसिज्म आएगा? हम्म। नहीं देखो, हाँ कर सकते, कर सकते। बस वही है कि लास्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग की कौन सा आर्ग्यूमेंट बढ़िया है नहीं है, वो जो सिलेक्शन है ना, प्लस नाम को लेकर के हमेशा बहुत ज्यादा स्कॉलर्स नहीं यूज करने का, क्योंकि उन स्कॉलर का नाम याद रखने में दिक्कत होती है। सो वैसे ही स्कॉलर का नाम याद रखना है जो कि कॉमन है, और आप ज्यादा इजिली याद कर सकते हो। हम्म। हम्म। देखो, नहीं देखो, क्वेश्चन पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखो बहुत जगह पर जो है ना, फेमिनिज्म आपका बहुत काम का रहेगा। ठीक है ना, फेमिनिज्म आपका बहुत काम का रहेगा। वो अगेन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। और रादर देन गोइंग फॉर स्कूल, आप सीधे का सीधा यू कैन गो फॉर स्कॉलर्स।
जैसे कि लिबरल स्कॉलर्स ने ऐसा ऐसा बोला है, नियो लिबरल्स ने ऐसा ऐसा बोला है, फेमिनिस्ट ने ऐसा ऐसा बोला है। सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर वैसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। देखो सबसे नहीं, सबसे पहले लिबरल को लाओ, मार्क्सिस्ट के क्रिटिसिज्म में पहले लिबरल को लाओ, एलिटिस्ट को बाद में लाओ। क्योंकि मार्क्सिस्ट के मेन क्रिटिक जो होंगे ना वो लिबरल नियो लिबरल ही रहेंगे। आप ये भी बात कर सकते हो कि इवन अदर सोशलिस्ट स्कॉलर्स, आप चाहे आप रिविजनिस्ट वगैरह की आप बात कर लो, बर्नस्टीन वगैरह, दे हैव आल्सो इवन रिजेक्टेड द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन। या इनफैक्ट आगे आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का क्रिटिसिज्म सबसे पहले आप वो लिखोगे, आप ये भी लिखोगे ना कि द रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन यस क्रिएशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट्स। यस हाँ। नहीं, एग्जामिन इसमें देखो पहले अपन ने डिस्कस किया ना, 2 या 3 मैक्स। देखो ये सब डिपेंड करता है स्पेस पर, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है ना, जब एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो पहले अपन ने आइडिया दे दिया, एग्जामिनेशन हमेशा हम सेकंड पार्ट के 3 पन्ने का है, तो सेकंड पेज के एंड से, थर्ड पेज के बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। हाँ, सो दैट 2 पैराग्राफ वुड बी ठीक ठाक। एग्जामिन है ना, 2 पैराग्राफ से 3 मैक्सिमम। हाँ। क्या क्रिटिसाइज? नहीं, आइडिया और क्रिटिसाइज बराबर कैसे हो सकता है? अनलेस वो क्रिटिकल एग्जामिन है, आइडिया और क्रिटिसिज्म बराबर कैसे हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप खुद सोच करके देखो, जितना आइडिया उतना क्रिटिसिज्म, फिर आप लास्ट में आइडिया को सपोर्ट करोगे या क्रिटिसाइज करोगे? हाँ, क्रिटिकल एग्जामिन में यस, क्योंकि वो आर्ग्यू ही कर रहा है कि आपको क्रिटिकली से एग्जामिन करना है, मीन्स यू नीड टू हैव दैट नेगेटिव बेंड टू योर आंसर। या सपोज करो क्वेश्चन ही आ गया क्रिटिसिज्म ऑफ 10 मार्कर में, तो पहले इंट्रो दिया, 1 पैराग्राफ में वो आइडिया क्या है समझाया, उसके बाद ले दनादन क्रिटिसिज्म चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही है क्रिटिसिज्म। सो वी हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चंस डिमांड, ऐसे ही कुछ नहीं। ठीक है, समाप्त करें।